कल को अगर ट्रेन में बैठ के वापस जाने की नौबत आ गई तो दिमाग में ये ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की, शायद हो जाता। पहला फ़ोन मैंने अपनी माँ को किया कि मुझे काम मिल गया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। 150 लोग ऑडिशन दे रहे हैं और आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो बस कुछ तो बात है। बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया था। बच्चन साहब के साथ जब मैं काम कर रहा था, बच्चन साहब ने भी बोला बहुत बढ़िया किया तुमने। तो उसी तरह से मैंने जब धोनी के साथ काम किया, वो भी MS धोनी, मतलब मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि मैं पता नहीं कितने सालों से जानते हैं मुझे। अनुष्का जी के साथ मैंने अभी एक एड फिल्म का शूट किया था, वो भी अच्छी हैं, काम करके अच्छा लगा, मज़ा आया। काजोल के साथ भी मैंने फिल्म की है। वो सब लोग जो मुंबई में जाना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं, उन सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जय नीरज राजस्थान के छोटे से शहर बीकानेर के मूल निवासी हैं। अभिनय से ऐसा प्रेम हुआ कि 8 साल की उम्र में ही अपना करियर तय कर लिया। थिएटर में PG करने के बाद माया नगरी मुंबई चले गए। सहायक निर्देशक के रूप में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद मुख्य किरदार में ढल गए। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भूमिका निभाई। अनेक TV सीरियल्स में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। 350 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स किए। आज प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में इनकी पहचान है। शिक्षक पिता और गृहिणी माता के सामान्य परिवार के बच्चे ने कड़े संघर्ष के बाद बड़ा मुकाम हासिल किया। नाम है जय नीरज राजपुरोहित। टॉक विद BMR में बहुत बहुत स्वागत जय नीरज जी। धन्यवाद जी। जय नीरज जी, आप बीकानेर के एक छोटे से गांव से उठ करके मुंबई गए। आपको कुछ अलग करना था, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। आपने कब सोचा कि मुझे अभिनय करना है? मैंने पहला नाटक किया था जब मैं शायद 5वीं क्लास में था, और नाटक का नाम था मरीज रो इलाज। तो उस नाटक में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, सर्वप्रथम अभिनेता। तो वो अवार्ड से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाग गई कि ये तो मतलब कमाल का एक्टर हूँ मैं, मुझे अवार्ड मिल गया पहले नाटक में। तो उससे मुझे लगा कि अब तो मुझे इसी में जाना है, इसी में मेरा करियर होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कुछ और सोचा ही नहीं कि मैं क्या जॉब के लिए ट्राई करूं या कुछ और करूं। पढ़ाई के साथ साथ मैं थिएटर ही करता रहा, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने सोचा कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली जाए थिएटर में, अगर इसी लाइन में जाना है तो फिर मैं जयपुर गया, वहाँ से डिप्लोमा किया और मुंबई की राह पे निकल पड़ा। अच्छा, आपने 5 साल की उम्र में पहला नाटक किया या हाँ, मेरे ख्याल से 5 या 7 साल का होऊंगा मैं। मरीज रो इलाज राजस्थानी नाटक राजस्थानी नाटक था, हमारे निर्मोही जी का लिखा हुआ था, निर्मोही व्यास जी का नाटक। आप अनुराग कला केंद्र से भी जुड़े? बिल्कुल, अनुराग से ही मेरी शुरुआत हुई। मुझे याद है कि मैं पापा के साथ में साइकिल पे जा रहा था। पापा चूँकि खुद टीचर थे, तो वो चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता रहे, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। सिर्फ पढ़ाई करता रहे आदमी तो बाकी एस्पेक्ट्स उसके कमज़ोर रह जाते हैं। तो मुझे ड्राइंग कंपटीशन में ले जाते थे, मुझे क्विज़ कॉन्टेस्ट में ले जाते थे, कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है वहाँ ले जाते थे। तो वो चाहते थे ये ड्रामा भी ज्वाइन करे, ताकि और इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, ये एस्पेक्ट भी इसको सीखने को मिले। तो हम साइकिल पे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये देख, ये है अनुराग कला केंद्र, यहाँ पे ड्रामा करवाया जाता है जी। अगर तू अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह हीरो बनना चाहता है तो इसको ज्वाइन कर, यहाँ पे ड्रामा कर, तो हीरो बन जाएगा। तो ये उनका एक पर्क था, लालच दिया उन्होंने मुझे, अमिताभ धर्मेंद्र जैसा अगर हीरो बनना चाहता है तो। और वो मुझे ट्रिगर हो गया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, अमिताभ जैसा हीरो कौन नहीं बनना चाहता। तो हीरो बनने की जो ख्वाहिश थी वो मुझे अनुराग कला केंद्र तक लेकर गई, और वहाँ पे मैंने पहला प्ले किया मरीज रो इलाज, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। तो फिर मुझे लगने लगा तो क्या भाई, कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो छोटी सी उम्र 6-7 साल की। हाँ, मेरे ख्याल से मैं 7 साल का हूँगा। वहाँ से ट्रिगर दब गया। तो फिर आपने ये सोचा नहीं कि मुझे NSD में जाना चाहिए? मैंने सोचा, NSD के लिए मैंने ट्राई भी किया, पर मैंने ये भी सुन रखा था कि NSD में 3 साल लगेंगे, 3 साल के बाद में 2 साल उनकी रेपेट्री भी करनी पड़ती है, टोटल 5 साल वहाँ देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कुछ और कर सकते हो। तो मैंने कहा पहले अटैम्प्ट पे अगर हो गया तो बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, मेरे वो 5 साल बच जाएंगे, मैं वो 5 साल मुंबई में लगाऊँ। आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने एक अटैम्प्ट ट्राई किया था। फिर ग्रेजुएशन बीकानेर किया? ग्रेजुएशन बीकानेर से की मैंने, रामपुरिया कॉलेज से,
उसके बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद में वहीं पे मैं थिएटर वगैरह करता रहा। वहाँ की आकाशवाणी में मैं जॉब किया करता था। दूरदर्शन में वहाँ पे एक सीरियल शुरू हो रहा था, तो मैंने वो सीरियल किया मेन लीड में। पहला सीरियल था? वो मेरा पहला सीरियल था। क्या नाम था उसका? उस सीरियल का नाम था भोर। भोर। हाँ, तो सीरियल से 2 पैसे की कमाई भी हो गई, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ गया कि मुंबई जाके रहने का थोड़ा आ गया। घर वालों पे बर्डन नहीं है कि भाई पैसा दो तो मैं बॉम्बे जाऊँ। 2 पैसा वहाँ से आगे 2 पैसा घर वालों ने दे दिया, तो एक हिम्मत बन गई। और भोर की कुछ यादें जानना चाहूँगा। जयपुर में मैं थिएटर कर रहा था। मालूम चला कि जयपुर दूरदर्शन में एक सीरियल की कास्टिंग हो रही है। उससे पहले मैं जयपुर दूरदर्शन में काफ़ी ऐसे धक्के खा चुका था। अच्छा, ऑडिशन वगैरह? ऑडिशन के लिए या कुछ भी काम हो जाए, कुछ भी मिल जाए, वहाँ पे ड्रामा डिपार्टमेंट होता है उनका, वहाँ कुछ मिल जाए, कुछ भी काम मिल जाए, न्यूज़ रीडिंग का कुछ काम मिल जाए, तो मुझे बाहर से गेट से भगा देते थे कि नहीं यहाँ कुछ नहीं, जाओ 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 जाओ। फिर जब मुझे ये ऑडिशन का मालूम चला तो मैं वहाँ गया और फिर किसी से मिला। मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ मालूम चला है कि ऑडिशन चल रहा है, अगर मेरे लिए कुछ है तो बताओ। कि नहीं अभी तो कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताएंगे। मैं जाने लगा तो उन्होंने वापस बुला, इधर आओ कि आज एक ऑडिशन है, तो कुछ डायलॉग वायलॉग कुछ याद करके आ जाओ। बस फिर मैं वहाँ से जवाहर कला के अंदर चला गया। वहाँ की कई ड्रामा की बुक वुक छानी कि क्या को डायलॉग मैं बोल सकता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस की, और शाम को मैं चला गया वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद में जो भी वो ऑडिशन कर रहे थे वहाँ के डायरेक्टर वगैरह, उन्होंने ऑडिशन के बाद में खूब तारीफ़ की और बोला कि आप फाइनल हो हमारे हीरो के लिए, रोल के लिए। मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, आपको लीड रोल मिला उस समय? लीड रोल मिला मुझे, और दूरदर्शन की गाड़ी घर पे आया करती थी मुझे लेने के लिए। अच्छा। तो मुझे वो इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है और बहुत मेरे लिए खुशी का, प्राउड का मोमेंट था कि जो वॉचमैन मुझे बोल देता था बाहर से भगा दिया यहाँ करता कुछ था। नहीं है, हाँ। तो वही दूरदर्शन की गाड़ी, जब सरकारी गाड़ी मुझे लेके दूरदर्शन में जा रही है, तो खड़ा होकर गेट खोल रहा है, सैल्यूट कर रहा है। वो सैल्यूट उस गाड़ी को कर रहा है कि कोई भी जो भी गाड़ी में आ रहा होगा कोई ऑफिसर होगा। बट मेरे लिए प्राउड का मोमेंट था कि जहाँ से मैं भगा दिया जाता था, आज वही गेट मेरे लिए खोले जाने के, आओ अंदर, सैल्यूट मार रहे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई भोर की। फिर वही भोर सीरियल करने के बाद में मुझे लगा कि अब मुंबई जाया जा सकता है। तो फिर मैं मुंबई की तरफ रवाना होने के लिए सोचने लगा कि मुंबई जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज वो हैं नहीं जी। लेकिन मैं जो भी हूँ तो उनका एफर्ट 100% है। तो पापा कहीं ना कहीं पूछते रहते थे, बॉम्बे जाना चाहता है बेटा, कोई जगह है तो बताओ। तो शादी में हमारे कोई दूर के रिश्तेदार मिले, उन्होंने बोला हम मुंबई में मैस चलाते हैं एक हॉस्टल के अंदर, तो ये हमारे वहाँ आके रह सकता है। तो मैं अपने फ्रेंड को लेके गया और मुंबई पहुँच गया और उनकी मैस में चला गया। इतना सा रूम होगा जिसमें 10 लोग सोते थे, 5 लोग उधर मुँह करते थे, 5 लोग इधर मुँह करते थे ताकि एडजस्ट हो पाएँ। और वो मैस चलाते थे, खाने वाने का उनका कैटरिंग का काम था। इधर गेहूं की बोरियां पड़ी है, उधर तेल के पीपे पड़े हैं, उनके बीच में हम जैसे तैसे एडजस्ट होकर सो रहे हैं। जैसे तैसे 1 महीना निकाला। एक दिन उनके और भी ज़्यादा गेस्ट आ गए, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे गोडाउन में सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। और जब जाके मैंने देखा गोडाउन, तो रोड पे जो शॉप रहती है, शॉप के ऊपर एक और शॉप रहती है, तो ऊपर वाली शॉप के लिए जाने के लिए जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के नीचे का जो स्पेस होता है, वो उनका गोडाउन था। और आपको उसमें सोना है? एक दिन मैं उसमें सोया, और उसमें जो सोया तो मुझे लिटरली ऐसे लगा कि मैं सड़क पे सो रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मेरे कुछ थिएटर के दोस्त वगैरह थे, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया, वो कहीं और रेंट पे रह रहे थे, तो उनके यहाँ चला गया, फिर वहाँ शिफ्ट हो गया। उनके साथ 5-7 साल रहा, तब तक मालिक की दया हुई और मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। अच्छा। अब जब आपके जो रिश्तेदार थे वहाँ जब आपने रहना शुरू किया, तो आपने दिन में ये किया होगा कि जाकर के ऑडिशन दिया, लोगों से मिले। तो उस समय आपको कुछ वहाँ से मिला? कोई ऑडिशन में आप सेलेक्ट नहीं, उस वक्त कुछ मिला नहीं। वो जो टाइम था ना, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पेजर आए थे, मैसेज आता था उसमें। अब मेरे पास वो पेजर भी नहीं था, क्योंकि वो जस्ट आए थे, इतने पॉपुलर नहीं थे कि सब कोई ख़रीदे उसको। तो उनके ऑफिस का कोई लैंडलाइन नंबर था, वो मैं जहाँ भी जाता वो छोड़ गया था नंबर।
वो बड़े वो सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेके। तो 2 दिन बाद मुझे बता रहे हैं कि अरे तुम्हारा एक फ़ोन आया था परसों कि ऑडिशन के लिए उसको भेजो। कब आप बता रहे हो, 2 दिन निकल गए। फिर मैं भागा कि कहाँ से किसने फ़ोन किया था, तो मालूम चला कि जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने किसी और को रख लिया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मिस हो गए। हाँ, तो अब 1 महीने की जो मेहनत थी वो मिस हो गई, किसी और को मिल गया। तो ये शुरुआत की थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी। फिर मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आ गया, और जो उनके साथ आया तो कहाँ जाना है, किसको मिलना है, मिल के बोलना क्या है कि मैं क्यों आया हूँ, क्या आया हूँ, तो मैं उनके साथ साथ जाता था। तो उनके साथ साथ जाके मैं सीखा कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओ तो एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर को मिलो, उसको बोलो कि मैं एक्टर हूँ और यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए कुछ हो तो बताओ। तो ये सब पूरा प्रोसेस मैं उनके साथ साथ जा के धक्के खा के सीखा। फ़ोटोग्राफ्स की हम कॉपियाँ करवा के रखते थे बैग में खूब सारी, हर जगह 4-5 फ़ोटोग्राफ्स छोड़ के आते थे। तो वैसे ही करते फिर धीरे धीरे मोबाइल का ज़माना आया, एक मोबाइल आने लगे, तो मैंने भी मोबाइल ख़रीद लिया। 10 रुपये प्रति मिनट मोबाइल का उस वक्त लगा करता था। तो घर पे भी बात करता था तो ऐसे घड़ी देख के बात करता था, 1 मिनट हुआ, हो गया, बाय बाय बाय। 59 सेकंड हो गए। हाँ, तो नहीं, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर होता है या जो भी, ये चीज़ें तो आपने दूरदर्शन में सीखी होगी। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, दूरदर्शन में एक तो सरकारी डिपार्टमेंट था। वो हो गया। हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को ही करना है सब कुछ। कास्टिंग भी उनको करना है, प्रोडक्शन भी उनको ही करना है, डायरेक्शन भी उनको करना है, लोकेशन भी उनको फाइनल करना है। एक बार सेलेक्ट होना है बस उसमें। हाँ, सेलेक्ट हो गया। वहाँ के जो कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं सीरियल बनाने के लिए, उनको ही सब कुछ करना है। तो मुंबई में जाने के बाद मालूम चला है कि डायरेक्टर अलग होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर अलग होता है, प्रोडक्शन वाले अलग होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर अलग होता है, मार्केटिंग वाले बंदे अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे तब मालूम, और उससे भी ज़्यादा मुझे तब मालूम चला जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था 1 साल के लिए। अच्छा। हाँ, तो जब मैं एक्टिंग में काम तलाश रहा था तभी मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया था, क्योंकि मुझे राजस्थानी लैंग्वेज आती थी और वो राजस्थानी में सीरियल बना रहे थे। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सांची बात सभी जग जानी। सच्ची बात सभी जग जानी। हाँ, ईटीवी राजस्थान पे ये सीरियल आता था। तो उनको एक आदमी चाहिए था जिसको लैंग्वेज आती हो और हमारे एक्टर्स को भी बता सके कि क्या चीज़ कैसे बोली जाए। तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, और उसमें मुझे पूरी शूटिंग का जो ग्राफ होता है वो समझ में आया कि क्या हायरार्की समझ में आई तब। हाँ, मतलब कि वो एक एक चीज़ बारीकियाँ, क्लोज शॉट क्या होता है, ओएस क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, लेंस के जो नाम होते हैं, फिश आई लेंस है, ये लेंस है। तो वो सब चीज़ें मुझे 1 साल के दौरान समझ में आई। और मज़ेदार बात क्या हुई कि जब वो मैं सीरियल कर रहा था तो प्रोड्यूसर से मैं मिला किसी के थ्रू। तो प्रोड्यूसर ने कहा तू एक्टर तो नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, डायरेक्शन के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझे डायरेक्शन के लिए जो बंदा चाहिए ना, वो एक्टर नहीं होना चाहिए, उसको डायरेक्शन का ही काम आना चाहिए। क्योंकि जो एक्टर होता है ना, उसका दिमाग 10 जगह दौड़ता है, वो अपना काम नहीं करता है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है। तो सीरियल के दौरान एक कोई सीन था पंडित का, तो पंडित जी आए नहीं। तो प्रोड्यूसर ने देखा यार पंडित आया नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है और पूरी यूनिट का पैसा लग रहा है। पूरी यूनिट का पैसा लग रहा है। तो मुझे देखा, तू कर लेगा? मैंने कहा कर लूँगा। जब मैंने किया वो पंडित का रोल, पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ लिया। ये झूठ बोला कि एक्टर नहीं है, तो एक्टर है। लेकिन मेरे काम से खुश बहुत हो गए थे वो। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, पर वो खुश थे और उनको समझ में आ गया। समझ में आ गया कि एक्टर है। फिर उसके बाद में एक रोल और निकला, सुन कपड़े चेंज कर ले, ये वाला रोल भी कर ले तुम। अरे उन्होंने पूछा नहीं दोबारा? नहीं। ऐसे उस सीरियल के मैंने 4-5 रोल कर लिए मैंने। और मेरे काम से इतना खुश थे कि आज भी वो कोई भी सीरियल बनाते हैं सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं, तो फ्री है तो आ जाए, एक और सीरियल कर रहे हैं। क्या बात है। तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं। और सिर्फ काम ही नहीं, इवन पर्सनल लाइफ में भी वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि अगर तुम्हें मुंबई में टिकना है तो सबसे पहले घर खरीद। और जब मेरा काम शुरू हो गया, ऐड वगैरह करने लगा मैं, तो फ़ोन करके एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि सक्सेस को ना सर पे मत चढ़ाना, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहना। क्या बात है। जिस दिन सक्सेस सर पे चढ़ गई, आदमी को गिरते हुए देर नहीं लगी। मैंने बहुत उठते हुए देखे और बहुत गिरते हुए भी देखे। पैर जमीन पे रखना है। हाँ, कि हालांकि तो वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई
जिनके यहाँ से मैंने शुरुआत की, तो वो मेरी सक्सेस को, प्रोग्रेस को देख के खुश हो रहे हैं, साथ में मुझे गाइड भी कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स कह लो, या जो आजकल बोलते हैं कि आपके जो Mentor. इंडस्ट्री मेंटोर हैं, फादर हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया और आज भी अच्छे टच में है मेरे वो। अच्छा जयनीरज जी, आप मुंबई में जाने के बाद आपको पहला काम कब मिला? तो ये ड्यूरेशन क्या रहा? कितने समय बाद आपको काम मिला? ये 1 साल मैं डायरेक्शन में काम कर रहा था, उसके बाद मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा था। कोई छोटा मोटा कुछ ना कुछ मिल जाता था, कोई वकील बन गया, कहीं डॉक्टर बना दिया 1 दिन के लिए। लेकिन ऐड के लिए मैं लगातार 1 साल तक ऑडिशन देता रहा। ठीक। 1 साल के अंदर मैं सिंगल ऐड में शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ, फाइनल तो बहुत दूर की बात थी। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं अपना 100% दूंगा। कल को अगर ट्रेन में बैठ के वापस जाने की नौबत आ गई तो दिमाग में ये ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की, शायद हो जाता। मैंने अपनी कोशिश की, अब अगर वापस जाना भी पड़ रहा है तो शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ जी। तो मेरे मन में ये मलाल ना रहे कि मैंने एफर्ट नहीं डाला, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। 1 साल तक मैं कंटिन्यू ऑडिशन देता रहा, जहाँ मालूम चलता यहाँ ऑडिशन चल रहा है वहाँ चला गया, यहाँ ऑडिशन चल रहा है वहाँ चला गया, कहीं से कुछ नहीं। मैं ऑडिशन दिया, भूल गया, बुलाए ना बुलाए उनकी इच्छा, मैंने अपना काम कर दिया। 1 साल के बाद मुझे एक ऐड मिला, मुंबई के माहिम स्टेशन पे था मैं, कॉल आया कि आप ऐड में फाइनल हो गए। खुशी का ठिकाना? मैं रो पड़ा वहाँ पे, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं सोच भी रहा हूँ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि क्या हो गया, क्या हो गया, इसको क्यों रो रहा है। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि 1 साल तक मैं भागे जा रहा हूँ और आज कॉल आया है। मतलब मेरी मेहनत का मुझे ज़रा सा भी मिला हो, फल मिला है। तो रो के थोड़ा शांत हो लिया, फिर घर पे फ़ोन करके बताया कि आज मुझे काम मिल गया है। क्योंकि घर वाले जब भी फ़ोन करते थे पूछते तो पहला सवाल ये होता था, मिला कुछ हुआ? जैसे कि वो राजपाल यादव अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उन दिनों मैं घर पे गया हुआ था, पापा के साथ में बैठा था और टीवी पे डिस्कवरी चैनल चल रहा था। तो पापा ने कहा, अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए टीवी में, तुम कब आओगे? तो ये हर घर वालों का एक रहता है कि इसको काम कब मिलेगा, मिला क्या, हुआ क्या। आपने पहला फ़ोन घर पे किया है, मुझे काम मिल गया? पहला फ़ोन मैंने अपनी माँ को किया कि मुझे काम मिल गया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं कि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, कुछ हो जाए बच्चे का। और माँ बाप जितनी दुआएं करते हैं, जगह जगह पंडितों को कुंडली दिखाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं घर पे बच्चों की सफलता के लिए, तो वो बच्चे रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हमारे माँ बाप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। भले वो दिखाए नहीं, पर कॉन्स्टेंटली उनके मन में जो चलता रहता है ना, सिर्फ बच्चे के लिए चलता रहता है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, वो बच्चे के लिए ही मांगते हैं कि इसका काम हो जाए। वो तो बच्चों को तब पता चलता है जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं। खुद पेरेंट्स बनते हैं तब भी ज़रूरी नहीं है कि पता चले। ये तो आपकी समझ है कि आपको पहले भी पता चल सकता है और नहीं चलने पे आपको तब भी पता नहीं चलेगा। पर ऑलमोस्ट उस समय हाँ, चलता है कि हमारे माँ बाप ठीक कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे पहला ऐड मिला, उसी के 10 दिन बाद दूसरा ऐड मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, फिर चौथा मिल गया, ऐसे तो फिर तो काउंटिंग। जड़ी लग गई काम। फिर झड़ी लगी, 10, 12, 20, 25, 50 में काउंटिंग करता गया। रोज़ डायरी में लिखता था, आज मैंने ये किया, आज ये किया। फिर मैंने काउंटिंग छोड़ दी, लिखना भी छोड़ दिया। शुरू में काउंटिंग करते हैं, शुरू में लिखते हैं। हाँ, फिर वो लिखना भी छोड़ दिया, काउंटिंग भी छोड़ दी। फिर मुझे याद है कि एक दिन मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि इस साल बच्चन साहब ने 35 ऐड किए। तो फिर मैंने अपनी डायरी निकाली कि मैंने इस साल कितने ऐड किए। तो मैंने देखा मेरे शायद 23 थे उस वक्त, उस साल। मैंने देखा चलो ज़्यादा दूर नहीं। अब तो मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ, हालांकि उनके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पर एक तसल्ली थी कि चलो हाँ अच्छा काम चल रहा है। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आपने देश और विदेश की नामी कंपनियों के ऑलमोस्ट आपने सारे ऐड कर लिए। हाँ, कंपनी इंडियन हो बाहर हो सबके। चाहे फॉरेन हाँ, की हो। मोर देन 200 कंपनीज में। नहीं ज़्यादा ही हैं शायद, इससे भी 300 350 ऐड होंगे। ये तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। जैनर जी, ये तो हुई बात एडवर्टीजमेंट की। आपने पहली मूवी की हॉलीवुड, सही कह रहा हूँ? जी, वो काम आपको कैसे मिला? वो भी ऐड की बदौलत ही मिला, क्योंकि वो जो
हॉलीवुड प्रोडक्शन था, उन्होंने इंडिया में आके किसी एड फिल्म प्रोडक्शन के साथ में कोलैबोरेट किया था और उनके साथ मिलकर वो शूटिंग यहाँ करने वाले थे। तो कास्टिंग जो काम था उस एड फिल्म कंपनी के पास था। अब चूंकि मैं उनके साथ काम कर चुका था तो उन्होंने मुझे बुलाया एक रोल के लिए और मैं फ़ाइनल हो गया। तो उसके लिए ताज होटल में मुझे याद है कि वो हॉलीवुड के डायरेक्टर वगैरह सब रुके हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, पूरी फिल्म समझाई, मुझे ऐसा फील करवाया कि मेन हीरो तो मैं ही हूँ, जबकि एक सीन था उस फिल्म में। तो ये उनका काम करने का तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सामने वालों को ऐसे रियलाइज़ करवा दो बस आप ही हो हमारी फिल्म के, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप फिर अपना 100% दे सकते हो। तो वो फिल्म मैंने की, उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली फिल्म थी, वो भी हॉलीवुड की थी। उसके बाद में फिर और भी अच्छी 2-4 फिल्में और की मैंने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भी की मैंने। ओ माय गॉड के लिए मैं एक सीरियल कर रहा था, लागी तुझसे लगन। तो लागी तुझसे लगन के प्रोड्यूसर जो थे वो परेश रावल जी थे, परेश रावल उनकी वाइफ। तो उसी दौरान ये ओ माय गॉड की कास्टिंग चल रही थी और उनको एक बैंक मैनेजर वाला लुक चाहिए था। तो परेश जी के जो पार्टनर थे वो मुझे जानते थे कि ये अच्छा एक्टर है, ये कर लेगा। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। फिर उनको पसंद आया मेरा काम, उन्होंने मुझे फ़ाइनल किया। और जिस दिन फाइनल किया उस दिन ओ माय गॉड जो मूवी है वो एक प्ले के ऊपर बेस्ड है, कृष्ण वर्सेस कन्हैया, परेश रावल जी का एक प्ले है। उस अच्छा, उससे इसको उठाया है, इसकी हाँ, उस मतलब प्ले, कहानी वहाँ से लाए। हाँ, उस प्ले को मूवी में कन्वर्ट किया है। अच्छा, तो और उसी दिन उस प्ले का शो था बैंड्रा में। मैंने कहा मैं फ़ाइनल हो गया हूँ, ये फिल्म कर रहा हूँ, तो एक बार प्ले देख कर आऊँ मैं कि कैसा क्या कहानी है इसकी। तो फिर मैं बैंड्रा गया वो शो देखने के लिए और देख के मैं काफ़ी मतलब हैरान हुआ। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, अनबिलीवेबल। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कहानी बन सकती है, कोई भगवान के ऊपर केस कर दे। तो और ये फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस हुआ ना वो भी ऐसे ही हुआ था कि अक्षय कुमार परेश रावल के दोस्त हैं। तो अक्षय कुमार किसी दिन प्ले देखने के लिए आए थे और उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो अक्षय कुमार ने परेश जी से कहा कि ये इसके ऊपर मूवी बनाते हैं, ये कहानी बहुत अच्छी है, मैं अपने प्रोडक्शन से बनाऊंगा। फिर वहाँ से वो मूवी का सिलसिला शुरू हुआ। ये आपकी बॉलीवुड की पहली मूवी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ब्रेक ओ माय गॉड से मिला या हॉलीवुड की मूवी से मिल गया था आपको? मूवी का आपका क्या हॉलीवुड की मूवी जो थी उसकी रीच इंडियन पब्लिक तक नहीं थी इतनी। हो सकता है शायद वहाँ पे अच्छा काम किया होगा। तो ब्रेक वाला हिसाब उसमें नहीं था। ब्रेक की बात करें तो ओ माय गॉड यहीं से मिला। हाँ। फिर आपने 2-3 मूवीज में और काम किया। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने सलाम बैंकी की, जिसमें अभी जस्ट रिलीज़ हुई है। काजोल और आमिर खान है इसमें, उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रेवती डायरेक्टर थी जो साउथ की और हिंदी फिल्मों की हीरोइन भी रह चुकी हैं। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी एक एक्टिंग का भूत नामक फिल्म की है, वो भी आने वाली है। वो रिलीज हुई नहीं है। हाँ, आपने ओटीटी पे काम किया? ओटीटी पे एक मूवी है चॉपस्टिक करके, नेटफ्लिक्स पे, अच्छा, वो की है। इसके अलावा लायंस गेट करके एक और प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था जैसे नेटफ्लिक्स है, तो उस पे आई थी हिकअप्स एंड हुकअप्स। अच्छा। लारा दत्ता और प्रतीक बब्बर उसमें मेन थे। इसके अलावा अभी जस्ट मैंने भुवन बाम के साथ की है रफ्ता रफ्ता। ओटीटी के बारे में कहा जाता है कि इसका एक अलग अनुभव होता है, सेंसर बोर्ड नहीं होता। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? जहाँ पे सेंसर आए, नहीं, वहाँ का आपने हॉलीवुड में किया, बॉलीवुड में किया, सीरियल्स किए, और फिर आप ओटीटी पे आए हो। उनमें और इनमें कुछ अलग अनुभव? उनमें और इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीरियल्स और इनमें डिफरेंस है क्योंकि सीरियल्स जो हैं आज भी फैमिली ड्रामा पे चल रहे हैं और ओटीटी और मूवीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स को ट्राई किया जा रहा है। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो ओटीटी पे दिखा रहे हैं। तो उसमें करने के लिए ज़्यादा मौका होता है, ज़्यादा ओटीटी पे करने के लिए। कि फैमिली ड्रामा में आपके पास ज़्यादा स्कोप है नहीं। आप लड़की के फादर हो या लड़के के फादर हो, आप हर सीन में खड़े हो और करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। वहाँ हीरो हीरोइन या घर की एक विलन जो होगी वही 3 खेलते रहते हैं। तो ओटीटी पे करने के लिए बहुत डिफरेंट और अच्छा नेचुरल परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। सीरियल्स में
इतना नहीं है। तो OTT हो या मूवी हो, आई थिंक वो सब सेम ही है। जय नीरज जी, आपके पिताजी शिक्षक थे। हम्म, अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिक्षक की सोच कंजर्वेटिव होती है। मैं आपके पिताजी के बारे में नहीं जानता, मैं आपसे ही पूछूंगा। आपका मन हुआ कि मैं इधर जाऊंगा, और कुछ उन्होंने एड्स देखे होंगे, कुछ आपके रोल्स देखे होंगे, तो उस समय उनको लगा नहीं कि क्या कर रहा है, पिताजी ही एकमात्र ऐसे थे जिनको नहीं लगा। या अपवाद हो गया, बिल्कुल हो गया। बाकी सबको लगता था। हाँ, पिताजी हमेशा ही की बात कहते थे कि करना तुम्हारा काम है, हमारा काम खाली पैसा लगाना है। तुम बोलोगे मैं ये करना चाहता हूँ, करो, हम पैसा लगा देंगे। तुम बोलोगे हम वो कोर्स करना चाहते हैं, करो, हम पैसा लगा देंगे। जो करना है करो, पर करो। और पापा ये नहीं चाहते थे खाली पढ़ाई 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 करें, वो चाहते थे कि ये सारे एस्पेक्ट जो हैं सब कुछ एक्सप्लोर करें। तो ड्राइंग में मुझे ले जाते थे। मुझे याद है मैं 3 साल का था, ड्राइंग कंपटीशन में मुझे लेकर गए थे, और वहाँ पे मुझे कुछ आता नहीं था, 3 साल के बच्चों को क्या आएगा। तो बोला सारे कलर यूज़ कर ले, और ये सीट के ऊपर जो है सारे कलर यूज़ करके कुछ भी बना दे जो बनाना है। मैंने सारे कलर यूज़ करके वो बना दिया, और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया उसमें। तो उससे मुझे ड्राइंग में भी एक जिज्ञासा जागी, और मैं ड्राइंग भी कंटिन्यू कर रहा था जहाँ भी कंपटीशन होता था। और बड़ी बात क्या हुई कि वो 3 साल, उस वक्त जो मुझे प्राइज़ मिला, तो उस जितनी पेंटिंग्स थी उन सब की एक एग्जीबिशन लगाई गई, और कलेक्टर साहब को मालूम चला कि 3 साल का जो बच्चा है वो फर्स्ट आया है। तो उन्होंने कहा कि ये इसका एग्जीबिशन का उद्घाटन उसी से करवाया जाएगा, अच्छा, उसे बुलाओ। उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी मेरे स्कूल, गंगा चिल्ड्रन स्कूल। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, गाड़ी एड्रेस लेके घर पे आई। घर पे फिर मुझे पापा जो तेल वेल लगा के, बाल वाल बना के तैयार करके, हीरो बना के, नए कपड़े पहना के साथ लेके गए। और वो फ़ोटो घर पे आज भी रखा हुआ है, जहाँ पे मैं एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, कैंची मेरे हाथ में, रिबन काटते हुए। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि 3 साल की उम्र में अगर आपको कुछ ऐसा कुछ प्रोत्साहन मिलता है, तो आपके जहन में बैठ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं ड्राइंग में भी काफ़ी प्राइज़ वगैरह जीते हैं ड्राइंग में। तो पापा चाहते थे कि ये सारी फील्ड जो है एक्सप्लोर करे। कोई क्विज़ कॉन्टेस्ट है तो वहाँ ले जाते थे। तो ड्रामा भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रामा में भी पापा ने मुझे ज्वाइन करवाया। और जब पढ़ाई के साथ साथ मैं थिएटर करते जा रहा था, तो एक टाइम पे मुझे लगा कि अब बॉम्बे जाना चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है जाओ। मम्मी थोड़ी सी वरीड रहती थी, करे क्या हो, अकेला रहेगा, होगा नहीं होगा, बॉम्बे हमारे जैसे का काम नहीं है भाई। कैसे न इतना पैसा है कि वहाँ बैठे बैठे इसको खिला सकते हैं, और कल को कुछ नहीं हुआ, 2-4 साल इसके बर्बाद हो जाएंगे, आके क्या करेगा। तो कहते साथ में कंपटीशन की तैयारी कर, कुछ जॉब के लिए फॉर्म भर। पापा ने कहा नहीं नहीं, करने दे इसको, जो इसके नसीब में लिखा है हो जाएगा। तो सिर्फ पापा ही एक मात्र ऐसे थे जिन्होंने नहीं रोका। बाकी जाने से पहले मैं बीकानेर में जितने भी मेरे दिग्गज थे थिएटर के, मेरे गुरुजन, सबसे मैंने राय ली। तो 99% लोगों ने मुझे मना ही किया कि मत जा। हालांकि उन्होंने मना इसलिए नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। उन्होंने मना इसलिए किया कि मेरे भले के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है कि बॉम्बे जो जाता है वो सफल नहीं होता है, बीकानेर वाला। तो इसके लिए उन्होंने मुझे मना किया कि इसका भी लाइफ टाइम, पैसा सब बर्बाद होगा। तो क्यों, हमें एक्सपीरियंस है तो इसको रोको, मना करो। तो फिर मैंने सोचा ये मना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। ये इनका एक्सपीरियंस है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। मैं गया, काम मिलने लगा। तो फिर उन लोगों का भी नज़रिया चेंज हो गया। जो मेरे थिएटर के गुरु थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम गलत थे, आदमी को ट्राई करना चाहिए, क्या पता हो जाए। तो अब तो जितने भी बीकानेर के एक्टर आते हैं हम सबको बोलते हैं जाओ वहाँ पे ट्राई करो। वो कब किसका भाग्य, तब किसका कहाँ क्या लिखा हुआ है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे ना, तो वैसे ही ट्राई करेंगे तो हो सकता है शायद हाँ भी हो जाए। पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। आपको अब तक का सबसे अच्छा सीरियल कौन सा लगा जिसमें आपने एक्टिंग की? सबसे अच्छा मेरा खुद का जो जॉनर है वो कॉमेडी है। मुझे कॉमेडी ज़्यादा पसंद है। तो एक इनिशियल टाइम पे मैंने एक सीरियल किया था, परी हूँ मैं। परी हूँ मैं, हाँ। तो उसमें डायरेक्टर का रोल था, फ़नी डायरेक्टर था वो। तो वो मुझे बहुत करके मज़ा आया। उसका कोई एक्सपीरियंस? बस यही कि वो कॉमेडी था, और मैं कॉमेडी चूँकि करना चाहता था। तो बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन जो है, बी आर फिल्म्स,
उनका वो सीरियल था। अच्छा। तो वहाँ से कॉल आया था मेरे फ्रेंड को ऑडिशन के लिए, तो मैं उसके साथ चला गया। तो उसका ऑडिशन हो गया, तो मैंने कहा मैं भी दे दूँ, मैं भी साथ आया हूँ, एक्टर हूँ। हाँ दे दो, इसको दो यार, कुछ दो कि कौन सा दें, अच्छा ये डायरेक्टर वाला ये कर लो। और उनके पास लाइन्स भी नहीं थी कि आप अपने आप से इम्प्रोवाइज़ कर दो कि एक डायरेक्टर है, वो एक्शन बोल रहा है, कट बोल रहा है, उसको टेक पसंद नहीं आया, फिर दूसरा टेक आया वो उसको पसंद आ गया, तो ऐसे 2-3 इम्प्रोवाइज़ कर दो, खुद ही लाइन बनाओ। खुद ही लाइन बनाओ, कर दो। तो मैंने वो कर दिया। तो इनको इतना पसंद आया कि अगले दिन कॉल आ गया कि आ जाओ, आपको ही करना है। आप ही को करना है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ, जहाँ पे 100-50 लोग ऑडिशन दे रहे हैं और आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो बस कुछ तो बात है। एक बात और चलती है फिल्म इंडस्ट्री में, नेपोटिज्म। कितने सहमत है आप इससे? देखो नेपोटिज्म है, पर करियर नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जिनके बच्चे जो हैं घर बैठे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़ी शख्सियत है जिनके बच्चे घर बैठे हैं, उनको फिल्म्स नहीं मिल रही, काम नहीं कर रहे। काम वहाँ पे टैलेंट है तो ही आदमी चलेगा। सिफारिश नहीं है, सरकारी महकमा हो, कोई प्राइवेट जॉब लगानी हो किसी को, वो भी छोटे शहरों में। पर हाँ, उनको ब्रेक तो मिल ही जाता है एक बार का, तो और हाँ। एक लेवल का मिलता है। हाँ, ब्रेक मिल जाता है ये कह सकते हैं, पर करियर नहीं बना सकता वो। आपका करियर आपका टैलेंट ही बना सकता है, और नवाजुद्दीन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, कोई माई बाप नहीं है उसका इंडस्ट्री में। पैसे से भी इतना सक्षम नहीं था मेरे ख्याल से कि वो पैसा दे के कहीं आगे बढ़ जाए। वो मुझे याद है कि हम जब स्ट्रगल करते तो वो भी साथ साथ में स्ट्रगल करता था। बोलता था यार आप लोग तो अच्छा खासा रोल कर ले तो 10-15 दिन महीने में बिज़ी रहते हो, मुझे तो 1 दिन 2 दिन के लिए बुलाते हैं ये लोग। और आज वही नवाजुद्दीन स्टार हो गया है, सिर्फ अपने टैलेंट के बल पे। अब तो डेट्स लेनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, डेट्स लेनी पड़ती है उनकी, स्टार से कम नहीं हो। पैसा भी उनको स्टार वाला ही मिल रहा है। शाहरुख, सलमान, आमिर सब चाहते हैं कि हमारी फिल्म में वो हो। सिर्फ नवाजुद्दीन नहीं, और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया। पंकज त्रिपाठी है, आशुतोष राणा जी थे, मनोज वाजपेयी हैं। तो ये सब ने प्रमाणित कर दिया कि बस टैलेंट ही बिकता है यहाँ पे, कि जो प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों रुपया लगा रहा है वो घर में बैठ के देखने के लिए नहीं बना रही फिल्म, उसको पैसा कमाना है, उसको मार्केट में दिखानी है फिल्म, उसको मूवी बेचनी है ना। जब मूवी तभी बिकेगी जब देखने लायक फिल्म होगी, उसमें अच्छे एक्टर होंगे, तभी वो पैसा कमा पाएगा। किसी भी बड़े स्टार का आप इंटरव्यू देखो, जो कहीं गांव से गया या छोटे शहर से गया है, वो अपने इंटरव्यू में एक बात जरूर कहता है कि मैं मुंबई गया और वहाँ मेरा कोई जानकार नहीं था और मैं रेलवे स्टेशन पे सोया। भगवान की दया से वैसी नौबत नहीं आई मुझे। आप तो आपके वो रिलेटिव थे, आपको एक जगह मिल गई। हाँ। और तो ये वास्तव में क्या बड़ा स्टार बनने के बाद ये कहते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ, या वास्तव में लोग सोते भी हैं? आपका क्या मानना है? जहाँ तक जिनका मैंने सुना है, जिन्होंने कहा है, उनके साथ एक बार ऐसा हुआ होगा। जैसे अनुपम खेर जी ने भी शायद बोला है कि एक दिन उनको रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। तो आप उस एक दिन को हाईलाइट करना चाहते हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल लाइफ में ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं और ना मैंने किसी को सुना है। हुआ भी होगा नो डाउट, क्योंकि उस वक्त नहीं थे इतने सोर्स कि आप होटल किराए पे ले सको, रूम ले सको। नहीं, हुआ भी होगा लोगों के साथ, पर एक आध दिन हो भी जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जिस दिन मैं उनके गोडाउन में सोया था, जो कि रोड से लग के ही था सीढ़ियों के नीचे, तो वो एक प्रकार से रोड पे सोना ही हुआ। तो ना तो मुझे ऐसा कोई दिन आया कि मैं आज भूखे सोना पड़ रहा है, ना ऐसा दिन आया कि घर पे छत नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई। बाकी स्ट्रगल बहुत किया, मेहनत बहुत की, धक्के बहुत खाए। बसों में 4 रुपये बचाने के लिए पैदल चलता था मैं कई किलोमीटर, क्योंकि मुझे वो भी पसंद नहीं था कि मैं घर से पैसा मंगवाता रहूं, क्योंकि घर पे भी लिमिटेड है। पापा जॉब में हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन तो है नहीं कि खूब पैसा है। तो मैं ये चाहता था उन पर भी बर्डन नहीं आए। जब तक उन पर बर्डन नहीं आएगी तब तक मुझे छूट मिली रहेगी कि ठीक है कर, ट्राई कर। जिस दिन उन पर बर्डन आएगी तो कहते हैं भाई बहुत हो गया, आ जा भी। तो पैसा मैंने बचा के
शौक़ मारे हैं उस वक्त, पैसा कपड़ों पे, शौक़ पे खर्च नहीं किया मैंने कभी भी। शायद वही पूरी मेहनत का परिणाम आज आपके सामने। ऊपर से मेहनत आप कितनी भी कर लो, आप कितना भी समझ लो कि मैं कितना भी ज़्यादा इतना टैलेंटेड हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हकीकत ये आप कुछ नहीं करते। आपने सिर्फ एफ़र्ट डाला है, तो आपका एफ़र्ट, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, जो आपने अच्छा काम लाइफ में कुछ किया है, वो सारी चीज़ें जब मिल जाती है तब जाके वो कामयाबी, वो सक्सेस मिलती है आपको जो आप चाहते हो। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से नहीं हो सकता। आप देखो कि मैंने कर दिया, मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने बहुत एफ़र्ट डाला, आपने कुछ नहीं किया, करने वाला वो है ऊपर। तो आपकी सारी दुआएं सब काम करती हैं। आपको उस एज में थिएटर में नहीं ले जाया जाता और आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिलता, तो आप यहाँ नहीं होते। शायद नहीं होता। इससे पहले मेरे दिमाग में था ही नहीं ये भी चीज़ हो सकती है, मैं कर सकता हूँ एक्टिंग। जब तक दिमाग में नहीं होगी तो फिर मैं दूसरी चीज़ें सोचूंगा। रेलवे का एग्ज़ाम दो, टीचर बनो, कहीं किसी मेडिकल स्टोर में लग जाओ, वही सब होता आ रहा था आस पड़ोस में। तो मैं भी शायद वही सब सोचता, किसी ग्रॉसरी स्टोर में लग गया, कहीं किसी के यहाँ जॉब कर ली, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए तो जॉब के लिए ट्राई कर लो। डॉक्टर या इंजीनियर अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, तो पढ़ाई में अगर आप अच्छे हो, तो दो ही ऑप्शन थे, कुछ ऑप्शन थे ही नहीं। या आईटी वगैरह जितने भी जॉब वो में अब निकले हैं, उस वक्त कुछ नहीं था। वकालत कर लो, गिनती के 4-5 जॉब थे जो आप कर सकते हो अगर पढ़े लिखे हो तो। नहीं हो तो किसी स्टोर पे लग जाओ, मेडिकल स्टोर पे लग जाओ, नौकरी कर लो किसी के यहाँ पे। तो मैं भी शायद वही सब करता। तो पापा ने उस दिन वो बोला, भले ही उन्होंने वैसे ही बोल दिया रैंडमली, क्योंकि जब पापा अपने टाइम में प्ले वगैरह किया करते थे तो उनको भी ये था कि बच्चा भी करे। तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया और मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो गई। और जब क्लिक हो गई और मैंने ट्राई किया तो मालूम चला कि क्लिक हो गई, मुझे पसंद तो आ गई ये चीज़, मैं कर भी सकता हूँ। मुझे इस काम में प्रशंसा भी मिल रही है, 4 लोग बोल रहे हैं कि अच्छा कर रहा है। फिर जब मैं लगातार करता रहा, मैंने डिप्लोमा भी किया, तो फिर मालूम चला कि वो जो 4 लोग बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि मैं उनका अपना हूँ। तब जब लगातार सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि सब लोग बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है, ट्राई करना बनता है अभी तो। और किया, हुआ, अभी तक होता आ रहा है मालिक के दया से। जय नीरज राजपुरोहित अब कहाँ अपने आप को देखना चाहता है? अभी वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया हूँ, वो सारे कैरेक्टर्स, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के, वो मैं करना चाहता हूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि अभी भी वो मुकाम नहीं मिला है जिसकी हर एक एक्टर को तलाश होती है। एक आम आदमी नाम से पहचान जाए कि जय नीरज कौन है। आज की तारीख में जानते हैं, सब देखते हैं, पहचान जाते हैं कि हाँ आपको देखा है, पर आपका नाम क्या ये नहीं मालूम। तो जिस दिन लोग आपको आपके नाम से पहचानने लग जाएं, उस दिन लगता है कि हाँ आज मैंने एक्चुअल सफलता। मुझे लगता है जय नीरज नाम का मोहताज तो नहीं रहा। आम आदमी शायद अभी भी नहीं जानता। कपिल शर्मा बोलेंगे तो सब जान जाएंगे, नवाजुद्दीन बोलेंगे तो सब जान जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, पर जय नीरज को शायद आज नहीं जानते इतना। तो मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर जय नीरज बोलते ही सब लोग पहचान जाए, अच्छा वो उसकी बात। तो लगे हुए इस पूरी जर्नी में एक ऐसी कोई घटना जो मज़ेदार इन द सेंस कि प्रोत्साहन मिला है, बहुत तारीफ़ें मिली है जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, हर जगह से मुझे प्रशंसा मुझे मिली है कि ये कि आप एक्टर बहुत बढ़िया हो। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक ऐड किया था, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर थे वो, तो उन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया, मेरा टेप वहाँ भेजा गया, फिर ऑडिशन लेने के लिए वो इंडिया आए। तो इंडिया में आके उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे बुलाया गया। तो उन्होंने धीरे से मेरे कान में आके बोला, यू आर माई फेवरेट। एजेंसी के नहीं हो बट तुम मेरे फेवरेट हो। तो वो इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए। इसी तरह से गजराज राव जी को अगर आप जानते होंगे, जो अभी एक्टर हैं गजराज राव,
वो बहुत बड़े एड फिल्म डायरेक्टर भी हैं, तो मैंने उनके साथ भी काफ़ी काम किया है। एक दिन मैं उनके यहाँ पे ऑफिस में ऑडिशन दे के आया, तो उनको ऑडिशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नंबर लेके मुझे कॉल किया कि जय नीरज, मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैंने कहा सर आप पूरा दिन आपके लिए, आप बोलिए सर। नेकी और पूछ कि तुमने जो ऑडिशन दिया है कमाल किया है तुमने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी तारीफ़ करूं। तो वो दिन मेरे लिए मतलब इतना खूबसूरत दिन कि मतलब आपने लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया है, जितनी भी मेहनत की, इस एक फ़ोन कॉल ने आपका दिन बना दिया कि आपने जो टाइम लगाया वो वेस्ट नहीं गया। मतलब तुमने कमाल किया है, बेहतरीन तुम ऑडिशन देकर गए हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा सर ये आपका बड़प्पन है, कोई नहीं बोलता कि आपने अच्छा किया है, ख़राब किया तो बोल देंगे पर अच्छा किया तो नहीं बोलेंगे। तो बोला कि आपको बोलना चाहिए, हम ख़राब करते हैं तो बोल देते हैं कि आ गए हीरो बनने के लिए, आता जाता कुछ नहीं है। तो आपको अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो भी बोलो कि आपको अच्छा लगा है। ऐसे कुछ इंसिडेंट हैं जहाँ पे जो दिग्गज हैं उनसे तारीफ़ मिली है। बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया था, तो बच्चन साहब ने भी बोला बहुत बढ़िया किया तुमने, कमाल, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चन साहब से मुझे बात याद आई, आपके फेवरेट हीरो रहे हैं बच्चन साहब और धर्मेंद्र। जब उन्होंने तारीफ की तब एक्चुअल क्या वो चीज़ें आई? बच्चन साहब के साथ जब मैं काम कर रहा था तो मतलब मैं, कोई भी नर्वस होगा, मैं भी था। बच्चन साहब से डायरेक्टर ने मिलवाया, हाथ वाथ मिलाया, तो मैं तो मतलब वैसे देखता ही रहा। उन्होंने बोला कि आइए हम लाइन्स कर लेते हैं। मैंने अपने लाइन पढ़ी, नहीं तुम्हारी ये लाइन नहीं है, तुम्हारी ये लाइन है। मैंने कहा सर मेरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। उस स्क्रिप्ट को छोड़, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, ये तुम्हारी लाइन, ये मेरी लाइन, चलो रीडिंग करते हैं। अब मैं बच्चन साहब के पास बैठा हूँ, उनका कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा है। वो इंसान जिसको हम कुली, मर्द, पता नहीं कितनी फिल्मों में बचपन से देखते आए हैं, वो आज मेरे बगल में बैठा है, मेरे कंधे से कंधा लगा के, और कह रहा है साथ में पढ़े। हाँ साथ में हाथ कर रखा है। तो मेरा तो ध्यान ही नहीं है लाइन में, मैं तो उस खुशी से फूला जा रहा हूँ। क्या चमत्कार हो गया, मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया ये। जिस इंसान के घर के आगे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं उनके दर्शन करने के लिए, वो मेरे बगल में बैठा है, मुझसे बात कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसा नहीं कि जब लाइनें बोली तो आप लाइनें भूल गए, ऐसा भी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और ये बच्चन साहब की खूबी मैं बोलूँगा कि उनको मालूम है कि मैं स्टार हूँ, सुपरस्टार हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बोल दूंगा ना तो ये नहीं कर पाएगा परफॉर्म, नर्वस हो जाएगा। तो वो सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल कर देंगे, 2-4 बात करेंगे, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, अच्छा, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। बंदा बात कर रहा है, अगर बात जब तक नहीं होगी तब तक वो डिस्टेंस बना रहेगा, एक खौफ बना रहेगा, कहीं कुछ कह नहीं दे, कुछ हो नहीं जाए, गलत नहीं हो जाए मुझसे। तो बात करके थोड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे वो कंफर्टेबल कर दिया, बगल में बैठा के बातचीत करके। तो और बीच में जब मौका मिला शॉट के बीच में, तो मैंने भी 2-4 उनसे बातें कर ली। उनका ये मौका मिलेगा नहीं बार बार। तो बच्चन साहब के एक बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे, उनका नाम था अमिताभ जिब्बू। जयपुर आकाशवाणी में वो मेरे साथ कंपेयरिंग किया करते थे। अच्छा। हाँ, तो अमिताभ के बहुत बड़े फ़ैन थे। अमिताभ का हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। बच्चन साहब को मिलने के लिए बॉम्बे जाया करते थे। बच्चन साहब से बहुत अच्छी उनकी दोस्ती हो गई थी। उनका कुछ बीच में एक्सीडेंट हो गया था, तो बच्चन साहब ने बॉम्बे बुला के उनका ट्रीटमेंट भी करवाया था। तो मैंने वहाँ पे मौका देख के बात छेड़ी। मैंने कहा सर मैं अमिताभ जिब्बू का फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो आप जयपुर से हैं? मैंने कहा जयपुर में थिएटर किया करता था, बीकानेर से। अच्छा। तो थोड़ा बहुत बात कंफर्ट लेवल और बढ़ गया। फिर उन्होंने तारीफ़ कर दी। डायरेक्टर ने बोला कट। अच्छा जय, एक और करते हैं टेक। अरे क्यों एक और करते हैं, बहुत बढ़िया किया, इसने फर्स्ट क्लास किया। नहीं सर, एक वेरिएशन के लिए। ठीक है, बोल रहे तो कर देते हैं, बाकी बढ़िया है। वो फील नहीं कराते थे कि हाँ वो आपने कुछ अच्छा नहीं किया? नहीं, अच्छा तो था, बट नो डाउट कि वो कंफर्ट देना चाहते थे। हाँ, कि बातचीत होती रहे तो थोड़ा काम अच्छा होगा। तो उसी तरह से मैंने जब धोनी के साथ काम किया, कोई MS धोनी, तो बहुत ही बड़े जेंटलमैन आदमी वो, मतलब मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि मैं पता नहीं कितने सालों से जानते हैं मुझे। और धोनी साहब जब आए तो इतनी सारा उनकी सिक्योरिटी,
आगे पीछे ऊपर नीचे सब गन वन लेके, और जब शॉट भी चल रहा है तो इधर खोपचे में उधर खोपचे में उसके सिक्योरिटी वाले ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं हमारे धोनी जी सेफ है ना, कोई है तो नहीं इनके आसपास में खतरनाक आदमी। और आप उनके साथ काम कर रहे हो? मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं भी डरा हुआ यार, मुझे नहीं पकड़ लेगी आपने हाथ कैसे लगाया। पर वो धोनी जी इतने आराम से बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को ना ऐसे गोद में उठाता हूँ, क्योंकि बच्चे की ना गर्दन पे सपोर्ट देना पड़ता है, वो गर्दन लटक जाती है उनके, स्ट्रांग नहीं होती, तो हम लोग कैसे उठाते थे वैसे करते थे। मैं सुना वैसे तो ऐसे बात करें जैसे पता नहीं कितने सालों से जानते हैं मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी लेजेंड हैं सब लोग डाउन टू अर्थ हैं, बहुत पोलाइट हैं, हम्बल हैं, रेस्पेक्ट देना जानते हैं, और जो आदमी रेस्पेक्ट देता है उनको रेस्पेक्ट वैसे ही मिलती है। आज धोनी का नाम कहीं पे भी जाके लो तो लोग इतनी इज्जत से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे इंसान भी हैं। धोनी है, अच्छा, सचिन आपने है। अक्षय कुमार के साथ भी काम किया? हाँ जी, अक्षय के साथ भी काम किया। आपने एक जगह कहीं बोला कि मैं किसी को खाना खाते हुए देखना पसंद करूंगा तो वो अक्षय कुमार है, ऐसा मैंने पढ़ा है एक जगह। खाना खाते हुए देखना चाहूँगा। हाँ, क्या खा रहे हैं हम? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस कॉन्टेस्ट में ये चीज़ बोली है, लेकिन अक्षय कुमार जो हैं वो बहुत ही हेल्थ फ्रिक हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इसी कॉन्शियस। कॉन्टेक्स्ट में बोला? हाँ, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, और सुना है कि वो एक लड्डू है जो डेली का खाते हैं, बहुत ही हेल्दी लड्डू है जिसके अंदर सारे आलमंड्स होंगे जितनी। आपने जब उनके साथ काम किया तब हाँ। कहा नहीं वो एक लड्डू मुझे भी खिलाओ? नहीं, मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं कि लड्डू मांग सकूं मैं तो मैं भी चाहता हूं कि भाई हेल्दी आदमी रहे, तो स्वस्थ रहे, तो अपने सक्सेस को आदमी इंजॉय कर सकता है। तो इसके लिए मैं भी थोड़ा चाहता हूं कि थोड़ा हेल्दी खाऊं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊं। तो अक्षय कुमार सबके रोल मॉडल है इस चीज़ में। तो शायद इस कॉन्टेस्ट में मैंने कहा होगा कि वो क्या खाते हैं मैं देखना चाहता हूँ। करेले से क्या दुश्मनी है आपकी? करेले से नहीं तो उसमें ये भी लिखा है कि मेरे को यदि कोई एक सब्जी नहीं खानी है तो मैं करेले की नहीं खाऊंगा। हाँ, स्वाद के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनके बीच में एक कड़वा करेला, शायद ही कोई सब्जी का फल फ्रूट ऐसा होगा जो कड़वा है जितना कि करेला है। तो आप उनको छोड़ के करेले को क्यों खाओगे? और जब 10 वैरायटी है हमारे पास खाने के लिए, तो अगर एक चीज़ अगर कोई छोड़नी है तो शायद करेला छोड़ दूँ, पर वो गुणकारी भी इतना है कि छोड़ नहीं सकते आपने जिक्र किया अमिताभ जी का, जिक्र किया MS धोनी का, इसके अलावा आपने और बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, कुछ उनके साथ का एक्सपीरियंसेस? जैसे मैंने रणवीर सिंह के साथ भी काम किया, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी आज वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा सफलता और सक्सेस उनको मिली। तो बच्चन साहब के साथ में और जितने भी लेजेंड हैं उनके साथ में जो मैंने काम किया तो उनका एक अलग एक्सपीरियंस था। इनके साथ काम किया तो इनका एक अलग एक्सपीरियंस था कि इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं कि जो सामने वाला है उसको खुद को एनर्जी आ जाएगी। वो बंदा इतनी एनर्जी के साथ में बात कर रहा है, इतने तो आप ढीले होकर आराम से बात कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो बंदा जब सेट पे आता है तो हर एक इंसान, चाहे वो स्पॉट बॉय है, डायरेक्टर है, सबके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो नॉर्मल सेट पे आता भी नहीं बंदा, वो इतना बड़ा स्पीकर लेके उसके पीछे पीछे चलता रहेगा उसका आदमी, और डांस करते करते म्यूज़िक करते लाउड एकदम पूरा एनर्जी के साथ में वो सेट पे आता है, तो सबके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है वो। रणवीर सिंह की क्वालिटी एक ये भी है कि कभी मुझे लगता है कि वो उनके जब कपड़े देखते हैं ना तब लगता है ये दीपिका पादुकोण का पहन के आ गया भाई घाघरा उसका पहन के आ गया ये उनकी डेयरिंग है कि वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कपड़ों के ऊपर, जो कि नॉर्मली नहीं करते। हम तो नॉर्मली अगर शर्ट का कलर भी पसंद नहीं होता वो भी नहीं पहनते, तो भी नहीं पहनते कि नहीं ये कलर पसंद नहीं है। पर इस चीज़ में उनकी डेयरिंग है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, वो बिंदास पहनते हैं। और वो उनकी एक USP भी बन गई है शायद, उनको पहचानते हैं तो उनकी कपड़ों की वजह से पहचानते हैं। तो आज तक किसी ने, किसी भी एक्टर ने ऐसा नहीं किया है कि कपड़ों को लेके एक अलग पहचान बनाए। तो एक्टर तो बेहतरीन है ही, इस
कपड़ों को लेके भी उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली कि अगर कोई चटकीला भटकीला कुछ पहन के आता है तो दिमाग में सबसे पहले रणवीर सिंह आता है, क्योंकि उन्होंने इतनी छवि बना दी है। अरे क्या रणवीर सिंह बन के घूम रहे हैं, तो डेयरिंग है उनकी। अच्छा, अनुष्का शर्मा के साथ काम किया आपने? हाँ, अनुष्का जी के साथ मैंने अभी एक एड फिल्म का शूट किया था, तो वो भी अच्छी हैं, काम करके अच्छा लगा, मज़ा आया, बिल्कुल भी टेंट्रम नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। काजोल के साथ भी मैंने फिल्म की है, तो काजोल को जैसा इंटरव्यूज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं चुलबुली, तो एक्चुअली वो हैं वैसी चुलबुली, बहुत लाइवली, सेट पे मतलब चुपचाप नहीं बैठेंगी, कुछ ना कुछ मस्ती करती रहेंगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, किसी न किसी की लेग पुलिंग करती रहेंगी, ताकि वो माहौल लाइवली बना रहे, बोरिंग ना हो जाए अगर। तो ये उनकी क्वालिटी है जो कि देख देख के आदमी सीखता है कि अगर आप अपने अंदर भी एनर्जी बनाए रखो, दूसरे के अंदर भी बनाए रखो, और पूरा माहौल जो है आपने एकदम लाइवली बना रखा है। अभिषेक बच्चन, हालांकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर सुना है कि वो भी एकदम खुश मिजाज इंसान है और बहुत ही ज़्यादा मैनरिज्म, बहुत ही ज़्यादा तमीज़ वाले इंसान हैं। इतना मैंने उनके लिए सुना है कि मतलब अभिषेक बच्चन वो उनकी फैमिली की देन है, बच्चन साहब की देन है, जो भी है, बहुत ही ज़्यादा तमीज़ वाले इंसान हैं। आप उनके घर जाओ कभी मौका लगे तो बच्चन साहब पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरी पहचान क्या है, उनको जाने का मौका लगा था कि किसी काम से, तो पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभिषेक किधर आओ, ये अभिषेक बच्चन मेरा बेटा है। क्या ज़रूरत है भाई बताने की, मालूम है हमको, पर ये उनका एक उनकी एक अदा है या उनका ये बैनर्स है कि कोई आया है तो उसे बात करके मत देगा, उसको घर वाला फील दो, उसके लिए चाय नाश्ता आएगा, चाहे वो छोटे से छोटे काम के लिए आया है या कोई बड़ा आदमी आया है। जयनीर जी, मेरा एक अंतिम सवाल। हाँ जी। यूथ को क्या मैसेज, यूथ एक्टर, चाहे वो थिएटर में काम कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई आ गए हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांस है, कोई भी आर्ट है ना, ये आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आप उसमें निखार नहीं ला पाओगे। तो अगर आप एक्टर हो तो प्रैक्टिस करते रहो। मुझे लगता है कि सिंगर और डांसर जो होते हैं ना, वो एक्टर से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, पर एक्टर प्रैक्टिस नहीं करता। भी प्ले कर लिया, हो गया, दूसरा कभी करेंगे तब करेंगे, तो बीच का जो टाइम है ना, अपने पर खुद के ऊपर जो मेहनत करनी होती है, खुद के सुधार के लिए जो वो नहीं करते। हाँ, वो नहीं करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से हर एक्टर को करना चाहिए, और वो सब लोग जो मुंबई में जाना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं, उन सबको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी स्कोप है। आज की तारीख में काफ़ी स्कोप भी है, और एक वो जो पहले ट्रेंड हुआ करता था कि गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम जो होगा सिर्फ उसी को काम मिलेगा, अभी वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अभी आपका लुक कैसा भी हो, एकदम नेचुरल लुक चाहिए, नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टर चाहिए। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, चाहे आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपने आप से ईमानदार भी रहना बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ धोखा नहीं। हाँ, कि मैं कितना पानी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जयनीर जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी, मन कर रहा है मैं आपसे बातें करते ही रहूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर समय का जी, नज़ाकत, समय ऐसी चीज़ है कि उसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ और बड़ा करें और हम दोबारा बैठें आपके साथ। बिल्कुल, मैं कुछ और अच्छा करूं, कुछ और अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊं हमारे बीकानेर वासियों के लिए जी, कि ये भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। और हम ये गर्व से कह सकें कि जयनीर जी हमारे दोस्त हैं। थैंक यू सो और मच। हमारी सीधी आपके बंगले में सीधी हमारी गाड़ी जाए। आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच।